तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए ईरान के ऊपर वॉर स्टार्ट करी एंड अब उस वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर अपनी जेब से 300 बिलियन यूएस डॉलर देने वाला है। वाह, व्हाट ए जीनियस! क्या इससे बड़ा गधा आपने देखा है कहीं? अगर देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो फाइनली यहां पर यूएस ईरान के बीच में पीस डील फाइनलाइज हो चुकी है, 19 जून को साइन होने वाली है। इसके बारे में आज बात करेंगे थोड़ा डिटेल में एंड इसी के साथ बात करेंगे 20 टीएमसी के सांसदों के बारे में जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यार ये डेमोक्रेसी की हत्या थोड़ी ना है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। इन अदर टर्म्स यहां पर कहा जा रहा है कि हमने गला थोड़ी ना दबाया है, हमने तो उसके मुंह पे तकिया रख के उसका दम घोटा। अब दोनों चीजें सेम ही है, मौत तो यहां पर डेमोक्रेसी की हो रही है ना। ऑल्सो जिस पार्टी में ये सांसद गए हैं, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, इसके बारे में आपको बताऊंगा, हंस हंस के पागल हो जाओगे। एंड इसी के साथ बात करेंगे E100 पेट्रोल के बारे में। नितिन गडकरी ने E100 की फाइल के ऊपर साइन कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नितिन गडकरी ये पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है भाई, आखिरकार ये E20, E30, E85, E100 खुद लेकर कैसे आ रहे हैं। ऑल्सो अभी तक बात हो रही थी कि E20, E85, E100 इससे आपकी गाड़ी के इंजन को खतरा है, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कैसे, बताऊंगा आगे चल के आपको। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं यूएस ईरान पीस डील के साथ। अमेरिका ने फरवरी में ईरान को बॉम्ब किया, कई सारे लोगों की यहां पर जान गई, पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस आई। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी ऑयल के प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट कर गए एकदम से। एंड इतना सब करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ईरान को 300 बिलियन यूएस डॉलर देने वाले हैं। पता है कितने होते हैं ये? 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस सब को देखने के बाद मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन ईरान यहां पर विश्वगुरु पक्का बन चुका है। अब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई थी 30 जनवरी को, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच आया मार्च 5 को एंड यहां पर वॉर शुरू हो जाती है एकदम से फरवरी 28 को। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, अरे इतना कोइंसिडेंस तो मोदी जी के साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑल्सो ये वाली बात कोई हवा हवाई नहीं है, टीआरटी वर्ल्ड और वॉशिंगटन पोस्ट इन दोनों ने इसके बारे में कवरेज करी थी एंड सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डमनेस करी है यहाँ पे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप 107 दिन तक लगातार बोलते रहे कि ईरान जो है वो इविल है, सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा, थ्रेट टू सिविलाइजेशन की बात करी जा रही थी। एंड अब उस थ्रेट टू सिविलाइजेशन को डोनाल्ड ट्रंप 300 बिलियन यूएस डॉलर देने वाले हैं। भाई ये कहां से आया है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि पीस डील हो चुकी है एंड फ्राइडे को जब फाइनली डील साइन होगी उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। क्या दिमाग लगाया है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला हुआ था एंड फ्री में खुला हुआ था, अब उसको दोबारा खोलने के लिए 300 बिलियन यूएस डॉलर देने पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बेवकूफ और गधा है ही, लेकिन मुझे तो उनके लिए लग रहा है जो लोग इससे भी डरते हैं। कौन है पता है ना आपको? अब जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया पे ईरान को हीरो बता रहे हैं लोग एंड लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट ईरान यहां पर झुका तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अनलाइक सम पीपल जो कि सरेंडर यहां पर कर चुके हैं। एंड अभी भी ईरान यहां पर ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई अदर चॉइस ही नहीं बची थी अपनी हार को एक्सेप्ट करने के अलावा। हारा हुआ बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग क्लियरली। इसी साथ 12 बिलियन यूएस डॉलर और रिलीज करे जाएंगे अमेरिका की तरफ से एज फ्रोजन एसेट्स ऑफ ईरान। एंड यार इससे ये बात पता चलती है कि अगर आपके अंदर दम है तो आपको सोशल मीडिया पे फालतू के लेजर बॉयज वाले नैरेटिव और पीआर नहीं करवाना पड़ता, अपने आप ही दिख जाता है कि आप लेजर बॉयज हो। अग्री और नॉट, बट लिटरली ईरान और ईरान को विनर बताया जा रहा है यहाँ पर। अमेरिकन आफ्टर पेइंग 300 बिलियन यूएस डॉलर टू ईरान टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज व्हिच वाज नेवर क्लोज्ड। ऑल्सो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या लिख रहे हैं ये ध्यान से देखो। वी विल नॉट bow our heads before any power, but we consider ourselves responsible and accountable to the Iranian nation and their legitimate demands. Of course, by the people, we mean all the people of Iran, not a specific faction or group. Accountability की और responsibility की यहाँ पर बात करी जा रही है। एक बार मोदी जी से मिल लो, सब भूल जाओगे। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। जब से इस पीस डील की अनाउंसमेंट यहां पर हुई है उसके बाद से जो ब्रेंट क्रूड था, जो क्रूड ऑयल होता है, उसके दाम यहां पर नीचे गिर गए एंड 84 के आसपास, लगभग 80 पर भी इस टाइम पर आ चुके हैं, $80 पर बैरल। लेकिन एक चीज है जो कभी भी कम नहीं होने वाली और वो है इंडिया में पेट्रोल के दाम। अब गवर्नमेंट हमारे को ये समझा रही थी कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग भी यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये दाम कम होने शुरू हो चुके हैं। क्या इंडिया में दाम कम होंगे क्या? ऑल्सो पीस डील की बातें तो यहाँ पर हो रही है, 19 जनवरी फ्राइडे को ये साइन होने वाली है, लेकिन क्या नेतन्याहू इस पीस डील के लिए यहाँ पर मानेंगे? एंड आपको दिखाना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। Netanyahu is very difficult guy and to be honest with you, he should be very thankful to us for doing this because if Iran had a nuclear weapon, Israel wouldn't be around for 2 hours. ये तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? लेकिन इसी के साथ आपको बेन गवीर, इजराइल के मिनिस्टर हैं, इनका स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं ट्रम्प्स अग्रीमेंट डज नॉट बाइंड अस एंड क्लियरली कह रहे हैं कि भैया ट्रम्प के और ईरान के बीच में पीस डील हो चुकी है, लेकिन हम जो है
हम कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो यहां पर अपनी जान बचानी है करप्शन के केसेस से। अब चाहे आने वाले टाइम में ये पीस डील हो या ना हो, इजराइल माने या फिर ना माने, लेकिन एक बात तो पक्की है, ईरान ने ये दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब ये पीस डील होगी या फिर नहीं होगी, नो वन नोज, लेकिन यहां पर इंडिया में मोटा भाई एक डील कर चुके हैं। और उसी डील का ये असर है 20 टीएमसी के सांसद, रिबेल सांसद जो थे, वो अपनी पार्टी छोड़ करके नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। ये नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है ये 2023 में पार्टी बनी थी एंड काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक इनका कोई भी एमपी एमएलए नहीं था, एकदम से 20 टूट करके इनके पास आ गए। ये कैसी पार्टी है? अब देखो ये नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी का क्या फंड है ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सायोनी घोष का थोबड़ा दिखाना चाहता हूं। इन्होंने इलेक्शन में कहा था कि हम कोई राघव चड्ढा थोड़ी ना है जो हम ऐसे पलट जाएंगे, एंड अब ये खुद पलट के जा चुके हैं। और अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो भाग रही है यार, ये परफेक्ट फिट फॉर बीजेपी। आप लोगों को पता चलेगा। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, आपको मैं चड्डा नहीं हूँ, ये मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सैयदी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है। अभी जो नेशनल सिटीजन पार्टी जिसमें ये लोग सब छोड़ करके एकदम से चले गए, आंधी आई एकदम से इनके पास, ये 2023 में त्रिपुरा में लॉन्च हुई एंड इलेक्शंस में इनका नारा पता है क्या था कि अगर अपने राइट्स को सेव करना है तो दल बदलुओं से बचो। मैं क्या रिएक्शन दूं इस बात के ऊपर, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, मैं क्लूलेस हो चुका हूं, दिमाग फट चुका है मेरा। इनफैक्ट ये जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है ये डायरेक्टली बीजेपी की अलायंस तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ काम करने में ये एक इंटरेस्ट शो ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 1-2 दिन में इस बात की भी अनाउंसमेंट हो जाए कि ये भी एनडीए का पार्ट है या फिर इनके लोगों को मंत्री बनाया जाएगा यहाँ पे। बट सोचने वाली बात यहाँ पर है कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ये क्यों इस तरीके से घुमाया गया इस बार। घुमाने का पहला रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो ये आपके ऊपर लागू नहीं होता, और अगर आप अपनी पार्टी छोड़ रहे हो तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जिस पार्टी में आप थे उसके द्वारा। तो अगर इतने सारे लोग छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाले। लेकिन ये लोग आखिरकार बीजेपी में क्यों नहीं गए? तो इसका मेरे हिसाब से एक ही रीजन हो सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चंस उठते हैं बीजेपी में जाने के बाद ऐसे सांसदों के या फिर एमएलएस के कि बीजेपी ये पार्टी को तोड़ रही है या फिर बीजेपी डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसका हल्ला मचता है। ये बात इस वाली सिचुएशन में भी लागू होगी, लेकिन इसको कोई भी प्रूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली बीजेपी में नहीं गए। वाह क्या डील करी है। लेकिन क्या इतने सारे सांसद टूट के किसी और पार्टी में जाने से बीजेपी हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचा लेगी? क्या इससे हमारे देश का जो मैंडेट होता है वो सुरक्षित रहेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। कहां आप पढ़े हो E20, E85, E100 आ चुका है भाई। 100 सिर्फ गन्ने का जूस ही डलेगा गाड़ी में। नितिन गडकरी ने E100 की फाइल पे साइन कर दिया है। ये पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, ये रोड हाईवे और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। लेकिन पता नहीं ये कैसे पेट्रोल से रिलेटेड डिसीजंस यहां पर ले रहे हैं एंड कोई टॉप लीडरशिप इनको कुछ नहीं बोल रही। कहीं टॉप लीडरशिप का भी कोई साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। अब देखो ऑलरेडी E20 से हम लोग परेशान थे क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं देश में, ज्यादातर इनफैक्ट ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंस वाली नहीं है एंड इन कार्स के इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, लोग हल्ला मचा रहे हैं। इनफैक्ट एक वीडियो तो भी आपको दिखाऊंगा, गाड़ी के फ्यूल टैंक के पास चींटियां इकट्ठी हो रही है। क्यों? क्योंकि गन्ने का जूस मिला है उसके अंदर। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी के अपने वोटर्स इस चीज से नाखुश है, क्योंकि देखो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के वोटर्स हो, जब अपनी जेब के ऊपर नुकसान होना शुरू होता है तो किसी भी बंदे को अच्छा नहीं लगता। एंड कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हम 500 का पेट्रोल भी खरीद लेंगे, 5000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ना तो एक चीज है, लेकिन अगर उस पेट्रोल से आपकी गाड़ी खराब हो रही है जो लाखों रुपए की आती है तो लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती। एंड इसीलिए इस टाइम पर बीजेपी के अपने सपोर्टर्स भी बीजेपी को ये कह रहे हैं कि बीजेपी को घमंड हो चुका है इस टाइम पर, इतने साल राज करके। सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ रही है, आउटरीच चल रहा है एंड लोग कह रहे हैं आने वाले टाइम में कार के इंजन का मॉडल कुछ इस तरीके से नजर आएगा, गन्ने के जूस की मशीन लगा करके भेजेंगे गाड़ी के इंजन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इतने सारे आउटरीच का, इतने मीम्स का ना ही नितिन गडकरी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। दिस क्लियरली शोज कि किसी ना किसी बहुत बड़े नेता को कोई बहुत बड़ा फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जनता के लिए कौन ही इतनी गालियां खाएगा। और इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो जहां पर चींटियां इकट्ठी हो रखी है फ्यूल टैंक के पास। मेरो ट्याङ्की क्यापमा त अन्त कमिला त यो खालको छ त अन्त E85 बनाएर यस्तो भएको अरे तेल चाहिँ ट्याङ्की क्यापमा होइन त। अब देखो नेता, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टी, सरकारें भी झूठ बोल सकती है, लेकिन नेचर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो आपको सच दिखाई देती है। ऑल्सो जिस देश में हम लोग रहते हैं वहां पर हवा में मिलावट है, पानी में, दूध में मिलावट होती है जो हम लोग पीते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं।
तो आप कैसे ये बात सोच रहे हो कि आपके पेट्रोल में सिर्फ 20% ही यहाँ पर इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलाया जा रहा। इनफैक्ट ये एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर पेट्रोल पंप से लाइव सैंपल्स लिए गए एंड सैंपल लेने के कुछ देर बाद जरा एक बार इस बॉटल की तरफ देखो, नीचे कुछ सेटल होकर के आ रखा है एंड पेट्रोल यहाँ पर ऊपर तैर रहा है। साफ साफ यहाँ पर मिलावट नजर आ रही है। अब अगर एक बॉटल के अंदर ये हालत होती होगी तो क्या आपके फ्यूल टैंक के अंदर ये सिचुएशन नहीं होती होगी? पूछना अपने आप से। इनफैक्ट इसके ऊपर अभी और 2 बम फूटने बाकी हैं। पहला बम जो कि आपको दिखाना चाहता हूं, आईसीआईसीआई ने एक स्टेटमेंट जारी करा है, ये कहा है कि E20 कंप्लायंट कार्स जो नहीं है, पुराने वाले जो मॉडल्स हैं, अगर उनमें E20 पेट्रोल डल रहा है तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज इम्प्रॉपर यूज और नेग्लिजेंस, और अगर इसकी वजह से गाड़ी खराब होती है तो आपको यहां पर क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब आपने पहले गाड़ी खरीदी, गाड़ी के ऊपर आपने टैक्स दिया, आपने इंश्योरेंस खरीदा, उस इंश्योरेंस के ऊपर भी आपने टैक्स दिया, एंड अब जब आपकी गाड़ी खराब होगी सरकार की वजह से, आपकी वजह से नहीं, तो ना ही आपको सरकार हेल्प करने आएगी जिसने टैक्स दिया उस गाड़ी के ऊपर, ना ही आपको इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करने आएगी जिसने कई सालों तक यहाँ पर प्रीमियम के नाम पर मलाई चाटी। ऑल्सो यहाँ पर E100 की बात करी जा रही है एंड E100 की वजह से एक पुश दिया जा रहा है फार्मर्स को कि वो शुगर केन उगाएं। अब शुगर केन की अगर बात करी जाए तो ये ऐसा क्रॉप है जो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। हम यहाँ पर दिखा तो ये रहे कि हम अपने फ्यूल की फॉरेन डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने फ्यूल की फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करके अपने पानी को वेस्ट करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। एंड अगर पानी की क्राइसिस की बात करी जाए तो इंडिया में नेक्स्ट लेवल क्राइसिस शुरुआत हो चुकी है। पुणे की न्यूज है, स्विमिंग पूल्स और व्हीकल वॉशिंग सेंटर्स बंद करे जा चुके हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पर कई जगहों पर पानी आ रहा है एंड मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में भी कई जगहों पर पानी की किल्लत है। दिल्ली में भी आपने कई बार देख ही ली होगी ये न्यूज। लेकिन इस सब के बावजूद भी फार्मर्स को पुश किया जाएगा कि वो और ज्यादा पानी यूज करें ये गन्ना उगाने के लिए एंड इथेनॉल बनाने के लिए। ऑल्सो ये वाटर क्राइसिस और ज्यादा इंटेंसिफाई यहाँ पर हो रही है डेटा सेंटर्स की वजह से। डेटा सेंटर्स एक तरीके से एआई की बैकबोन होती है। मतलब अगर आप एआई यूज कर रहे हो, कोई सा भी यूज कर रहे हो, तो उसके बैक एंड पे जो भी काम हो रहा है उसके लिए डेटा सेंटर्स को यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। और कंट्रीज में डेटा सेंटर्स के अगेंस्ट लोग बात करते हैं, लेकिन इंडिया में बोल रहे हैं आ जाओ एंड उसको दिखाया जा रहा है कि हम एआई में बहुत आगे जा रहे हैं। वेयर एज डेटा सेंटर्स का मतलब ये नहीं है कि एआई में आगे जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है, पानी की और बड़ी क्राइसिस यहां पर आ सकती है। लेकिन हम लोग इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जिस दिन ये प्रॉब्लम्स आ गई उस दिन हम बोलेंगे कि मुसलमानों की वजह से तो आ रही है प्रॉब्लम्स ये वाली। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका इन सब खबरों के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना, क्योंकि और भड़ास निकालोगे भी कहां, यही तो बची है जगह सिर्फ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि ऐसी ही न्यूज आप तक पहुंचती रहे बिना किसी देरी के। एंड ये गोदी मीडिया के जो कीड़े हैं ना, ये मतलब इनका काम तमाम हो पाए किसी तरीके से। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।